ब्लैक मूवी में अमिताभ बच्चन का रोल हो या यू मे एंड हम में काजोल का रोल हो, रीजनल मूवीज जैसे कि माई, थन्मथ्र, शार्बोनेर धरा या फिर हॉलीवुड की मूवीज जैसे कि द लीजर सीकर, द फादर, व्हाट दे हैड, रिमेंबर और स्टिल अलाइज, इन सभी में एक कॉमन टॉपिक पर फोकस किया गया था जो कि है अल्जाइमर डिजीज। ऐसे तो अल्जाइमर डिजीज को बस एक भूलने की बीमारी की तरह समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, चलिए आज इस वीडियो से समझते हैं। In healthy people, all sensations, movements, thoughts, memories, and feelings are the result of signals that pass through billions of nerve cells or neurons in the brain. Brain. A person with Alzheimer's gradually loses the ability to think, remember, make decisions, and function independently. उम्र में कुछ लोगों को अल्जाइमर्स की बीमारी हो जाती है और उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अल्जाइमर डिजीज को हम 5 हेडिंग्स में समझेंगे। अल्जाइमर डिजीज क्या है, इस बीमारी के चपेट में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, ये कैसे होता है, इसका इलाज क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। जब भी कभी भूलने की बीमारी के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहले ख्याल में अल्जाइमर डिजीज ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी बीमारियां हैं जो डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी करवा सकती हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल कॉजेस। रिवर्सिबल में डिप्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, न्यूरोसिफिलिस या फिर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं अगर हम नॉन रिवर्सिबल कॉजेस की बात करें तो उसमें पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज या फिर पिक्स डिजीज जैसी बीमारियां आती हैं। ये सारी बीमारियां थोड़ी अनकॉमन है, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में आपने इन्हें कम ही सुना होगा। इन सभी को कुल मिला के न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है, यानी नर्वस की डीजेनरेशन से होने वाली डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से रिलेटेड बीमारियां। इन बीमारियों को रिवर्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें आप ठीक करवा सकते हैं। सपोज अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी थायराइड की मात्रा आपके शरीर में कम है तो आप उसे थायराइड की सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है तो आप B12 सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी बीमारियों का इलाज भी है, लेकिन नॉन रिवर्सिबल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज में जो बीमारियां आती हैं उन्हें ठीक किया जाना थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट हम दवाइयों से सिर्फ इनकी प्रोग्रेशन को ही कम कर सकते हैं। इसी में एक बीमारी आ जाती है अल्जाइमर्स डिजीज। तो चलिए आज हम उसे समझते हैं। अल्जाइमर डिजीज बूढ़े लोगों में होने वाली सबसे कॉमन डिमेंशिया की दिक्कत है, इसलिए शायद लोगों के दिमाग में सबसे पहले डिमेंशिया सुनने पर यही बीमारी का ख्याल आता है। ऐसे तो 90 से 95% कारण जनरली जेनेटिक या इन्वायरमेंटल होता है, जैसे कि एज फैक्टर या फिर जेनेटिक में बात करें तो ApoE4 की प्रेजेंस। अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो 50% रिस्क 85 के एज में देखा गया है, वहीं 1% रिस्क 60 से लेके 65 साल की उम्र में। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये कोई नॉर्मल एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है जो कि एज के साथ साथ भूलने की बीमारी हो। ये उससे बिल्कुल ही अलग है और एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फैमिलियल यानी हेरिडिटरी कॉजेस को देखें तो ये सिर्फ 5 से लेकर 10% का कारण ही होता है। डाउन सिंड्रोम के लोगों में ये सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाता है। होता क्या है कि न्यूरॉन्स में जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है APP यानी अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ये APP न्यूरॉन्स को बढ़ने में और रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। ये खुद को यूज करती हैं और उसके बाद ये खुद से रिसाइकिल भी हो जाती हैं। इस प्रोसेस में 2 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, अल्फा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज। अल्फा सेक्रेटेज के हेल्प से APP अपना काम करने के बाद डिसॉल्व होकर खत्म हो जाती है, और अगर किसी वजह से अल्फा सेक्रेटेज काम नहीं कर पाए और उसकी जगह कोई और एंजाइम आ जाए जैसे कि बीटा सेक्रेटेज, तो वो APP को इस तरीके से तोड़ती है कि वो बाद में डिसॉल्व नहीं हो पाता, और साथ ही ना रिसाइकिल होने की वजह से ये न्यूरॉन्स में और न्यूरॉन्स के चारों तरफ डिपॉजिट होने लगता है। इस एबनॉर्मल APP को अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन कहा जाता है। नेचर में एक दूसरे से ये काफी चिपचिपी या स्टिकी होती हैं, इसलिए इस वजह से ये एक दूसरे से चिपकने के कारण ये प्लाक बना देती है। ये प्लाक काफी सारे न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से सिग्नल ट्रांसमिशन में बहुत दिक्कत आती है, और धीरे धीरे अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये ट्रांसमिशन रुक भी सकती है। इतनी प्रॉब्लम्स के होने की वजह से दिमाग में बढ़ते समय के साथ साथ सूजन भी दिखने लग जाता है और न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शुरू में तो पेशेंट को सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, जैसे कि उन्हें ये याद नहीं रहेगा कि उन्होंने ब्रेकफास्ट क्या किया था या उन्होंने लंच में क्या खाया था। धीरे धीरे मोटर स्किल्स भी खत्म होने लगेंगी, जैसे कि वो खुद से खाना नहीं खा पाएंगे या खुद से पानी नहीं पी पाएंगे, बिना मदद के वो चल भी नहीं पाएंगे, बोलने में दिक्कत होगी,
वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ आगे चल के लॉन्ग टर्म मेमोरीज भी अफेक्ट होने लगती हैं, जैसे कि वो अपने माँ बाप को, बच्चों को, रिश्तेदार को, इन सभी को भूलने लग जाएंगे और इवेंचुअली समय और जगह ये सब भूल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो अभी कहाँ पर खड़े हैं, वो किस काम से बाहर गए थे, वगैरह वगैरह। इस केस में ज्यादातर मृत्यु पेशेंट की इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, क्योंकि लेट स्टेजेस में पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। यहाँ पर ब्रेन में 2 मेन साइट्स है जो इन्वॉल्व होती हैं, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए इन्वॉल्व होता है और अमाइगडाला इमोशंस के लिए। इसलिए लेटर स्टेजेस में अमाइगडाला जब इन्वॉल्व होती है तब तक हमारे इमोशंस इंटैक्ट ही रहते हैं। बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के साथ ये डैमेज्ड एपीपी ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों में भी डिपॉजिट होने लगती है और उन्हें डैमेज करके हैमरेज करवा सकती है। कुछ डैमेज्ड एपीपी न्यूरॉन्स के अंदर भी डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसे न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट टाउ प्रोटीन्स के डैमेज होने से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के सेल डिवीजन में या शेप में या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग सिकुड़ने लगता है, जिसे आप सीटी स्कैन या एमआरआई से डायग्नोज करवा सकते हैं। ऐसे तो ये डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करना, इसलिए बेस्ट तरीका होता है ब्रेन बायोप्सी से, यानी दिमाग का टुकड़ा लेकर उसे स्टडी करना। ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ तो सिर्फ मरने के बाद ही पॉसिबल हो सकती है। ऐसे तो इस बीमारी के लिए कुछ ये मेडिकेशन से अप्रूव की गई हैं, लेकिन एक बारी ये बीमारी अगर हो जाए तो इसका प्रोग्रेशन दवाई से भी ज़्यादा स्लो नहीं किया जा सकता। आप साथ में कुछ मेमोरी या ओरिएंटेशन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस, सोशल स्टिमुलेशंस, ये सारी कुछ स्ट्रेटजीज भी हेल्प कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू सीडीसी कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे कि बीपी का बढ़ना, स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, हियरिंग लॉस, ड्रिंकिंग और ठीक से ना सोना, ये सारी प्रॉब्लम्स एक बहुत मेजर कारण बन सकती हैं अल्जाइमर डिजीज के होने के पीछे। अगर आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो आप में 3.9% का रिस्क हो सकता है, जबकि अगर आप में ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये 25% से भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। अगर आप इन सारे रिस्क फैक्टर्स को रोक सकते हैं तो अल्जाइमर डिजीज के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हैबिट्स जो कि ब्रेन स्टिमुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग, न्यू लैंग्वेज सीखना, न्यू हॉबीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, स्पोर्ट्स खेलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं। ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स इतना तो कुछ हेल्प नहीं करती लॉन्ग टर्म में, बट फिर भी आप थोड़े टाइम के लिए उसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।